नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 9वें पाठ यानी प्रकाश के बारे में, जिसमें अपने पिछली क्लास में कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। अपन उसके बारे में आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको जीरो लेवल से यानी कह सकते हैं आपको इस चैप्टर को समझाया गया है और बहुत ही आसान सी भाषा में समझाया गया है, ताकि आपको इसकी जो चैप्टर की थ्योरी है वो आसानी से समझ में आ जाए और चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएं। तो देखिए, आपने बात की थी पिछले क्लास तक अपन बात कर रहे थे कुछ दर्पण के बारे में। यानी दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी तरफ एक तरफ क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, जिसमें आपने बात की थी चांदी या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। ठीक है, अपन दर्पण के बारे में बात किया था। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे पूरी गोलीय दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक परावर्तक पृष्ठ। तो पहले अपन बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। मान लो एक गोल वर्त है, एक वर्त या कह सकते हैं कांच का खोखला गोला है। ठीक है, जिसका आपने क्या किया, इतना सा टुकड़ा ले लिया, काट कर अलग कर दिया। ये जो इतना सा टुकड़ा है ये इसका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। अब आपको क्या करना है, इतने से टुकड़े के ऊपर एक तरफ पॉलिश करनी है। ये थोड़ा सा क्या है, भाग कर्व की तरफ मुड़ा हुआ है, पूरा गोल नहीं है। इस तरह से क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, गोलीय है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ये मतलब नहीं है कि पूरा गोल हो गेंद जैसा। ठीक है, उसका टुकड़ा कुछ इस तरह से होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोलीय, जिसके एक तरफ अपन क्या करेंगे, अभी तक पॉलिश नहीं किया है, ये आर पार देख सकते हैं। जब इसके तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये दर्पण बन जाएगा और ये थोड़ा सा गोल आकार का, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। यानी अपन बात करें इसकी परिभाषा की गोलीय दर्पण की, तो क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। सिंपल सी परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी तक ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इतना सा टुकड़ा इसको काट कर अलग कर लेते हैं तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये इतना सा टुकड़ा इसको काट के अलग किया, ये है परावर्तक पृष्ठ। अभी तक अब आपने पढ़ा था परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो पृष्ठ का जो आवरण होता है, जिसको परावर्तक आवरण कहते हैं। परावर्तक आवरण का मतलब क्या होता है, यानी पॉलिश जो की जाती है वो किसकी की जाती है? आपको मैंने बताया था चांदी या फिर एल्यूमिनियम की, और मैंने आपको बताया था चांदी से पॉलिश करने का क्या फायदा होता है और चांदी की पॉलिश कम क्यों की जाती है। देखो, चांदी की पॉलिश करने का फायदा ये होता है कि उससे अपना जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही क्लियर बनता है, जबकि एल्यूमिनियम से प्रतिबिंब उतना क्लियर नहीं बनता है। हालांकि बनता है लेकिन उतना क्लियर नहीं होता है जितना चांदी से बनता है। दूसरी बात है, चांदी की पॉलिश कम क्यों की जाती है। आपको पता है चांदी क्या होती है, एल्यूमिनियम की तुलना में महंगी होती है, जिस वजह से किसकी पॉलिश की जाती है, एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। अब अपन बात करें तो ये गोलीय जो दर्पण है दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसका नाम आपको पता होगा। पहला मैंने आपको बताया हुआ है, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। किसे कहते हैं उत्तल दर्पण और किसे कहते हैं अवतल दर्पण? सीधी सी परिभाषा होती है, उत्तल दर्पण जो क्या होता है, बाहर की तरफ मुड़ा होता है। अवतल दर्पण जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है। अब बाहर और अंदर कैसे हैं? जैसे मान लो मैंने दो चित्र बनाए, एक चित्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्या आप चित्र से बता सकते हो कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है? आप बताएंगे कि ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। लेकिन आप तब तक सही नहीं बता सकते जब तक मैं इसके ये नहीं बता दूं कि इसकी पॉलिश किस तरफ की हुई है।
जिस तरफ पॉलिश की होती है उसके दूसरी तरफ मुड़ा होता है। जैसे मान लो मैंने इसके क्या किया, इस तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये पॉलिश क्या होगी, इसके बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये क्या है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके मैंने पॉलिश देखो ये अंदर की तरफ पॉलिश की है, यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, पॉलिश अंदर की तरफ होगी, तो ये मुड़ा हुआ कहां है, बाहर की तरफ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है, जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ये कहां की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ, और ये कहां मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ। अब याद कैसे रहेगा, कौन सा कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखना, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यहां ऐसे अवतल, नहीं नाम से याद रखना, अंदर से ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाला अपने आप याद रह जाएगा। अब अपन बात करें उत्तल और अवतल की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण बात करें तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। कहां, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इस दोनों की परिभाषा और इसके किस तरह से प्रकाश की किरणें, किस तरह से इसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है और किस तरह से इसका परावर्तन होता है, दोनों से वो देखते हैं। तो देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण की दोनों की परिभाषा क्या है और इसका किस तरह से चित्र बनता है, यानी किस तरह से प्रकाश किरणों पर काम करता है। तो देखो सबसे पहले है उत्तल दर्पण, यानी इसकी परिभाषा आपको मैंने बता दिया था, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो और जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, विस्तृत करता है, यानी वितरित करता है या फैलाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह से आपका चित्र बनेगा। देखो पहले अपन बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये देखो उत्तल दर्पण, इस तरह से इसके अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश की हुई है। कैसे पता चला ये अंदर की तरफ पॉलिश है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। जैसे मान लो प्रकाश की किरणें आ रही है, इसके प्रकाश की किरणें कैसे आती है, बहुत दूर से आती है, तब आती है समांतर, ठीक है। ये जैसे प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, जैसे इससे टकराएगी तो सोचो, देखो अगर प्रकाश किरण आएगी तो कैसे जाएगी, फिर इस तरह से ये आएगी, ये वहां से इस तरह से ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। जैसे ही प्रकाश किरण इससे टकराएगी और वापस उसी तरह फैल जाएगी। जैसे मान लो एक कोई गोल चीज है, इस तरह से अपन बॉल फेंकेंगे तो सीधी बॉल जाएगी, टकराने के बाद क्या होगी, वो थोड़ी ऊपर उछल जाएगी। वैसे ये प्रकाश किरण आती है, इससे टकराने के बाद क्या होती है, ऐसे दूसरी दूर फैल जाती है या विस्तृत हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये क्या है, ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें हैं। इसकी बात करें, प्रकाश किरणें भी कह सकते हैं या प्रकाश पुंज भी कहते हैं इसको। एक साथ बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती है, उसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, यहाँ बाहर की तरफ वक्रित भी कह सकते हैं। मुड़ने की जगह अपन यूज कर सकते हैं बाहर की तरफ वक्रित हो, मतलब गोल घुमा हुआ हो, जैसे ये है ना कर्व की तरह, उस तरह। उसके बाद बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो। तो जैसे चित्र बनाएंगे किस तरह से बनेगा, इस तरह से। इसको अपन चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से चित्र बनेगा, और ये इसके बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये कौन सा पृष्ठ है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब जैसे प्रकाश की किरणें आएगी, तो ये जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश पुंज है, क्योंकि बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही तो इसको प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। जैसे इसे टकराएगी तो वो क्या होगी, टकराने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। जैसे ये सारी की सारी क्या होगी, इस बिंदु से जाएगी। तो ये तो होगी इसकी आने वाली आपतित किरणें, ठीक है। और ये वापस यहां से टकराने के वापस जा रही है, तो ये कौन सी होगी, परावर्तित किरणें। तो सारी की सारी देखो ये क्या हो रही है, एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है, उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा, और प्रकाश की किरणें किस तरह से फैलाता है और किस तरह से इकट्ठा करते हैं।
अब इसके बाद में देखते हैं आगे का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए अपने को पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखनी होगी और उसको अच्छी तरह समझना होगा, तभी आप आगे के जो अपन परावर्तन के अंदर पढ़ेंगे वस्तु के प्रतिबिंब बनना, अगर आपको वो अच्छी तरह समझना है, प्रतिबिंब बनाना सीखना है, तो ये जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये आपको अच्छी तरह देखनी है और इसको याद करना है। तो देखो आपको याद कैसे रखनी है वो अभी आपको इस तरह से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह याद भी रह जाएगी। तो देखते हैं परिभाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला है वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर C से लिखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे आपने ये परावर्तक पृष्ठ ले रहे थे, ये एक परावर्तक पृष्ठ लिया था आपने, कौन सा दर्पण है ये बताओ, आप देख के बताना है आपको पहले कौन सा दर्पण है ये। देखो बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ जो मुड़ा होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो देखो ये जो एक गोले का आपने भाग शुरू में ही पढ़ा था आपने, ये क्या है? एक गोले का भाग है। इसको पूरा करें तो क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा। ठीक है, यानी ये एक वर्त का भाग है इतना सा। ठीक है, तो इस गोले का भाग है खोखले गोले का, तो ये जो खोखला गोला है इसका कोई केंद्र होगा और उसी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे अगर ये मान लो कौन सा दर्पण होता, अब ये देखो अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण, यानी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसका भी ये केंद्र होगा। ठीक है, जिसको अपन लिखेंगे C से। ये किसके लिए बना है? ये है, ये तो है अवतल के लिए और ये बना रहे हैं उत्तल के लिए। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली जो परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से लिखते हैं। देखो क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है ना, खोखले गोले का, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे इसी तरह ये भी बनेगा, जैसे मान लो ये क्या है, तो ये इस तरह से वर्त बनेगा पूरा। ये जो वर्त है इसका केंद्र हो गया C। अब इसको मिलाने वाली ये जो त्रिज्या है ये क्या कहलाती है? R, यानी वक्रता त्रिज्या। और इसी तरह इसकी भी बन जाएगी वक्रता त्रिज्या। यानी परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखो इसकी त्रिज्या, यहां से आप केंद्र को और परिधि को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली, वो क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अगली जो परिभाषा है वो है ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण हुआ? बाहर की तरफ पॉलिश है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है उत्तल का। और ये कौन सा हो गया? अंदर की तरफ पॉलिश की तो उत्तल का। ठीक है, ये क्या है? अवतल, और ये क्या हो गया? उत्तल। ठीक है, तो इसका जो बीचों बीच का ये केंद्र है इसी को अपन कहते हैं ध्रुव, जिसको O से लिखते हैं। ये जो हो गया O, यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जो इतना सा भाग लिया ना, उसके केंद्र को एकदम बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्रुव, जिसको किससे लिखते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षर O से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? O से। ठीक है, अगली जो परिभाषा है मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। मतलब सिर्फ अपने माना है कि सीधी ऐसी रेखा होती है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं खींचते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए लेते हैं उत्तल के लिए, अवतल के लिए लेते हैं, यह अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका ये हो गया O यानी ध्रुव। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है C। तो यहां से खींची गई एकदम बिल्कुल सीधी ये जो रेखा है, ये अपने मानना है सिर्फ ये काल्पनिक रेखा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो परावर्तक पृष्ठ के मुख्य वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन मुख्य अक्ष। तो ये कुछ 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके बाद देखते हैं जो अगली परिभाषा है वो है मुख्य फोकस।
क्या है मुख्य फोकस? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखो क्या है मुख्य फोकस, क्या होता है? मुख्य अक्ष पर। अब मुख्य अक्ष कौन सी? जो आपको मैंने बताया था, यहां से चित्र बना के बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो अवतल और उत्तल में समान ही होती है। ये क्या है? ये हो गया इसका ध्रुव O, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र C। ठीक है, यहां वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, उसको अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु पर क्या होता है? परावर्तन के पश्चात सभी किरणें आकर जब वापस क्या होती है? मिलती है। जैसे यहां से आई और ये यहां से आने के बाद यहां से इससे गुजर जाती है, जहां से जिस बिंदु से गुजरती है, नहीं है परावर्तन के पश्चात। देखो यहां से तो आ रही है किरणें, आपतित किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यहां देखो दो बातें लिखी है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण होता? अगर ये उत्तल दर्पण होता, पहला चित्र अपने उत्तल का बनाया, देखो उत्तल का, तो फिर ये क्या होता है? यहां से प्रकाश आती है किरण और इधर से, तो अपने को क्या करना पड़ता? इधर ये प्रकाश किरण इस तरफ मिलती हुई प्रतीत होती, यहां मिलती नहीं, अपन इसको आगे बढ़ाते तो यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती तो ये यहां से टकरा के वापस यहां चली जाएगी, टकरा के और वापस यहां चली जाएगी, लेकिन ये क्या होगा? दर्पण के उधर मिलती हुई प्रतीत होगी। अपने को सिर्फ ऐसा लगेगा कि यहां पर मिल रही है, वास्तव में मिलेगी नहीं। मिल तो किस में रही है? अवतल के अंदर मिल रही है। ये कौन सा है? अवतल है, अवतल दर्पण में मिल रही है। उत्तल के अंदर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये बिंदु जहां पर मिल रही है मुख्य फोकस, ये बिंदु जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अगली जो परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सी होती है? ये जो F और O के बीच की दूरी। O का मतलब क्या होता है? O का मतलब ध्रुव, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की ये जो दूरी है, इसी को अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो देखो यहां पर बात क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। देखो फोकस को तो, मुख्य फोकस को तो F से लिखते हैं, कैपिटल F से, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है। किससे? स्मॉल f से। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, नोट के रूप में आपको लिखा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या आपने क्या लिखा था? R लिखा था। जो R होती है वो F की 2 गुनी होती है। यानी आपको किसी की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, यानी आपको त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी आधी 10 सेंटीमीटर। या कह दे अगर किसी की फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे उसका डबल कर देंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो R है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगली जो है, लास्ट जो परिभाषा है वो है द्वारक। द्वारक क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इसका बिंदु हो गया ये O। ये जो इसकी रेखा है यहां से यहां तक का जो व्यास है, ठीक है, इसको सामने से देखेंगे तो ये कैसे होता है? ये प्याले जैसा इस तरह से, और इसके ऊपर इससे वर्त बना हुआ। इसका जो ये व्यास है वो व्यास क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक, जिसको अपन MN से लिख सकते हैं। द्वारक को किससे लिखते हैं? MN से लिखते हैं। तो द्वारक क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले अपने पढ़ा था वक्रता केंद्र, यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी अपने पढ़ी वक्रता त्रिज्या, यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा पढ़ा था ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। एक तो था वक्रता केंद्र, एक ध्रुव होता है जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है, जैसे बीच का बिंदु ये। चौथा पढ़ा था मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र से खींची गई काल्पनिक रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं। पांचवी परिभाषा पढ़ी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस और
ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद में अंतिम अपने परिभाषा पढ़ी द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के जो व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है उसको अपन क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। तो ये अगर आपने महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको समझ में आ गई तो आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। इसके बाद अपन आगे इसमें पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब ये क्या होता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसके अंदर समझते हैं। तो देखो जो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी अगर इसका कोई सवाल आ जाता है, यानी इसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, पर्सन आ जाता है, आंकिक पर्सन, तो आपको ये हल करने में बहुत ज्यादा इसमें सहायता मिलेगी। तो देखो इसको किस तरह से हल करना है, मैं इसका चित्र बना के बताता हूं आपको। ये मान लो कोई दर्पण है, कोई सा भी है, उत्तल या हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक अपने इसका दोनों तरफ पॉलिश नहीं किया है तो अपने पता नहीं है। ये इसका कौन सा भाग है? इधर देखो, इधर वाला जो भाग है वो बायां भाग है, ठीक है। इधर जो है वो कौन सा है? दायां भाग। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा और हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। किधर? बाईं तरफ। तो ये मान लो वस्तु इधर रखी हुई है, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु क्या है? दर्पण से बाईं तरफ, तो प्रकाश की किरणें इससे इधर से आएगी, ठीक है। ये आपतित किरणें हैं। हमेशा और हमेशा दर्पण के इसी तरफ वस्तु रखी हुई होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, मान लो वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है और कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब यहां इस तरह से बन रहा है। तो ये जो दूरी है वस्तु की, जो इधर की दूरी होती है, ये है ऋणात्मक दूरी। ये कौन सी है? ऋणात्मक दूरी। और वही दूरी इधर हो तो ये क्या हो जाएगी? धनात्मक दूरी। ऋणात्मक और धनात्मक का मतलब क्या हुआ? ये माइनस के अंदर होगी, ये प्लस के अंदर होगी, ठीक है। अगर मान लो आपसे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो इधर दाईं तरफ बन रहा है, या वस्तु प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ होगी, ठीक है। तो वस्तु से जो दूरी होगी हमेशा और हमेशा कैसी लेनी है? माइनस में लेनी है। हालांकि सवाल के अंदर क्या होता है, वस्तु है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यानी दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो आपको जो मान लेना है -20 लेना है, क्योंकि इधर की जो दर्पण से इधर की जो दूरी होती है वो माइनस के अंदर होती है, इधर वाली प्लस के अंदर होती है, ठीक है। दूसरी बात है, ये वस्तु की है ऊंचाई, ये हो जाएगा धनात्मक ऊंचाई, यानी प्लस के अंदर, और ये हो जाएगा ऋणात्मक ऊंचाई, ये हो जाएगा माइनस के अंदर। अब वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की जो हाइट है, वस्तु की जो हाइट है वो होगी धनात्मक, और जो प्रतिबिंब की हाइट होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। या नीचे की तरफ जो हाइट होती है वो ऋणात्मक, वस्तु की ऊपर या नीचे होगी तो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। वहीं प्रतिबिंब की बात करें तो ऊपर या नीचे की तरफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ वस्तु की हाइट होगी वो धनात्मक लेनी है, वस्तु या प्रतिबिंब दोनों ही हो सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ है तो धनात्मक, नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक। ये आपको मेन बातें ध्यान रखनी है। तो देखो पहला पॉइंट कौन कौन सा है? पहला पॉइंट है दर्पण से बाईं ओर की दूरी, दर्पण से बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी कौन सा हो गया? दर्पण से बाईं ओर कौन सी होती है? धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, यानी माइनस के अंदर। दूसरा देखो, दर्पण से दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी का मतलब क्या हुआ? दर्पण से इधर, तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक। कौन सी दूरी हो जाएगी? धनात्मक दूरी, जो किसके अंदर लेंगे? प्लस के अंदर। तीसरा है, ये तो हो गया दूरी से संबंधित। अब है ऊंचाई से संबंधित तीसरा, वस्तु की ऊपर की ओर ऊंचाई, वस्तु की ऊपर की ओर ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी? धनात्मक, यानी प्लस के अंदर। और चौथा और अंतिम है वस्तु की नीचे की ओर ऊंचाई,
वो क्या होगी, ऋणात्मक। क्या होगी, ऋणात्मक यानी माइनस में। और ये जो दोनों बातें हैं वो है ऊंचाई से संबंधित। ये अपन सवाल के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ये सारी की सारी अपने को दिया होगा, वस्तु इससे दाईं तरफ है तो अपन क्या लेंगे, दूरी प्लस में लेंगे, अगर बाईं तरफ है तो दूरी माइनस में लेंगे। वही बात करें वस्तु की ऊंचाई, अगर ऊपर की तरफ है तो धनात्मक ऊंचाई लेंगे और नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक ऊंचाई काम में लेते हैं। तो ये है आपकी महत्वपूर्ण कार्तीय चिन्ह परिपाटी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो आप आज की बातें हैं, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं पढ़ी अपने, ठीक है, और जो अपन इसके अंदर पढ़ा दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिबिंब निर्माण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उसके अंदर से आपको प्रतिबिंब बनाना एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो किस तरह से एग्जाम में प्रतिबिंब आपको बनाना है वो आपको बहुत ही आसान से तरीके से समझाया जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह कमेंट करते रहें ताकि हमारा उत्साह उसी तरह बना रहे और आगे की क्लासें बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ आपको पूरी तरह से दी जाए। तो आज की क्लास के लिए आप मुझे लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक और बात, अगर आप खुद फायदा उठा रहे हैं तो दूसरों को भी शेयर करके बताएं ताकि इस चैनल का दूसरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके फायदा उठा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।